और मैं देर से सोता हूँ और देर से उठता हूँ। मैं 1 बजे करीब आजकल उठ रहा हूँ। उधर कोई हैं दोस्तों? हेलो, अगर हों तो भाई कुछ अकेले में अपने से बात करना थोड़ा अजीब होगा। तो अदिति जी हैं, अदिति जी के अलावा अगर दोस्त लोग हों तो बोलें। पूनम तिवारी जी देख रही हैं। हेलो पूनम जी। अदिति जी, जैसे कि हमारी बात हुई थी, शायद विवेक भाई आए हैं। विवेक भाई नमस्ते। और मैंने बहुत सारे लोगों से बोला था कि मैं सवेरे आगाह करूंगा, बोलूंगा, लेकिन वो स्थिति बनी नहीं। और अभी मैं शुरू करूं या किस तरह से करूं, क्योंकि 1 2 3 4 क्या इस पेज पे मैं लोगों को बुला भी सकता हूं? मैं कुछ लोगों को अपनी तरफ से भी बोलता हूँ। मित्रों, मैंने बोला था कि मेरा मुद्दा था कि साहित्य से हमको क्या उम्मीद रखनी चाहिए या साहित्य हमको देता क्या है। दरअसल हिंदी में पिछले कई सालों से एक इस तरह की बात बनी हुई है कि कविता और साहित्य जो है वो एक बड़े प्रतिरोध के अस्त्र के रूप में हिंदी के कवि और हिंदी के लेखक इस्तेमाल कर रहे हैं, या इस तरह से इसकी एक भूमिका बन रही है कि साहित्य जो है वो एक बड़ा बदलाव का माध्यम बन सकता है। इसमें बहुत समय से इस पर विचार विमर्श होता रहा है। मैंने कुछ लोगों को आमंत्रित किया है अदिति जी। मैं कोशिश में हूँ कि और लोगों के नाम यहाँ पे लिख पाऊँ, और अगर वो लोग आ पाएँ तो बेहतर होगा। फिर इसी में एक समस्या ये भी खड़ी होती है कि अगर हम साहित्य से उम्मीद की बात करें तो हमारे सामने एक सवाल आता है कि हम लिखते क्यों हैं। अगर हमारा लिखना तय हो जाए कि हम क्यों लिखते हैं, तो ये भी तय हो जाएगा कि हम साहित्य से कितनी उम्मीद कर सकते हैं। और इस पर ऐसा नहीं कि मैं कोई आज विचार कर रहा हूँ। ये समस्या, ये मुद्दा सालों से, मेरा ख्याल से जब से लोग लिख रहे हैं तब से इस पर विचार होता रहा है कि हम लिखते क्यों हैं और साहित्य हमको देता क्या है। पंकज जांगीर जी आए हैं अभी, और कल्पना गोयल जी सुन रही हैं। नमस्ते कल्पना जी। और दिव्या सक्सेना जी आई हैं। नमस्ते दिव्या जी। तो बातचीत में शुरू रखता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे जो कहनी है मैं उसका कुछ हिस्सा बोलता हूँ। फिर अगर मित्रों के प्रश्न आएंगे, कोई बातचीत आएगी, तो उसको उस तरह से आगे बढ़ाएंगे। सुनीता बुद्धराजा जी सुन रही हैं। नमस्ते सुनीता जी। मनोज मंडल जी आए हैं बहुत सारे ओम के सिंबलों के साथ। नमस्ते ओम जी। नमस्ते मनोज मंडल जी। और कई बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा उद्देश्य लेने से या इस तरह की बात करने की यत्न में कि मुझे बहुत बड़ी बातें करनी हैं, उसमें भी साहित्य का एक तबका हमेशा शामिल रहा है
कि जब भी करेंगे बहुत गंभीर बात करेंगे, जब भी कहना चाहेंगे बहुत गहरी बात कहना चाहेंगे। मुझे लगता है कि बहुत गहरी बात कहने की कोशिश साहित्य में एक तरह से व्याधि की तरह हो गई है। मित्रों, मेरा मानना है कि तय करके बहुत महान लेखन करना एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स है, एक व्याधि है, एक बीमारी है। अगर हम पीछे जाके देखें तो मिडवल इंडिया यानी मध्यकाल के जो कवि रहे, वो कबीर हों, वो निर्गुण कवि हों, वो सगुण भक्ति के कवि हों, उन्होंने हमेशा इस बात को माना कि हमें बड़ी बात कहने की जगह अपनी बात कहनी है। तो साहित्य से अगर हमें उम्मीद लगा रखे हों कि हम एक कविता लिखेंगे और उसका प्रभाव इस तरह पड़ेगा कि बहुत सारी सामाजिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसको मैं अगर दूसरे उदाहरण से कहूँ कि कवियों ने राजनेताओं के काम भी अपने कंधे पर ले रखे हैं, कवियों ने धार्मिक नेताओं के काम भी अपने कंधे पर ले रखे हैं, कवियों ने समाज सुधारकों के काम भी अपने कंधे पर ले रखे हैं या साहित्यकारों ने। लेकिन अगर इसके उलट आप देखें, जबकि हमारे देश में इतनी खराब स्थितियां हैं, देश ही क्या पूरी दुनिया में बड़ी खराब स्थिति है, लेकिन हम अपने देश की बात कर सकते हैं, अपने समाज की बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो हर दिन हर साल हजारों किसान जो है वो किन्हीं वजहों से, क्या अपनी आर्थिक बदहाली की वजहों से आत्महत्या करते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी साहित्य पर गौर से निगाह डालें तो वह वेदना उस तरह से नहीं मिलती। बहुत मुश्किल से कुछ लोग अपने ही किसानों, अपने ही मज़दूरों की तकलीफ़ को बयान कर पाते हैं। अभी आभा जी ने भी लाइक किया है इस पोस्ट को, इस लाइव को, डेफिनेटली वो देख रही होंगी, यहीं घर पर ही हैं। तो समस्या यही है कि कवियों ने, लेखकों ने अतिरिक्त वर्कलोड ले रखा है, जहाँ एक तरह से इसे हम बहुत अच्छी बात भी मानेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बदलाव दूसरे तरहों से आने हैं, वो बदलाव लिखने से उन बदलावों के लिए प्रश्न उठाया जा सकता है, वो बदलाव निश्चित रूप से साहित्य लिखने से नहीं होंगे। इसको मैं एक दूसरे तरह से और मगर बताने की कोशिश करूं, जैसे इसी समय जो कोरोना का ये पूरा लॉकडाउन है, अगर किसी भूखे व्यक्ति के पास खाना पहुंचाना हो तो मेरे कविता लिख देने से उसके पास खाना नहीं पहुंचेगा, उस भोजन के पहुंचने का एक माध्यम होगा जो भौगोलिक धरातल में होगा। अगर किसी के पास पटपड़गंज में खाना पहुंचना हो दिल्ली में, या किसी के पास अयोध्या में भूखे बंदरों और भूखे मनुष्यों के पास खाना पहुंचना हो, तो उसको भौगोलिक रूप से पहुंचाना होगा। लेकिन साहित्य में यत्न ये होता है, एक तरह से हमारी संवेदनशीलता का एक अध्याय वो होता है कि हम कोशिश करते हैं कि वो काम हम कविता से संपन्न करा लें। ये एक तरह से अतिरिक्त आग्रह है, और इन्हीं आग्रहों की वजह से मेरा मानना है कि कविता बड़ी बनावटी और बड़ी ही यथार्थ विरोधी हो गई है। हमने कविता से इतनी उम्मीदें पाल ली हैं और हमने साहित्य से इतने ज़्यादा योजनाएं बना रखी हैं कि
उसको पूरा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। इसको पीछे के इतिहास से अगर हम देखें, अगर हिंदी में सबसे बेहतर साहित्य लिखा गया है तो मध्यकाल में लिखा गया है। भक्त कवियों ने सबसे बेहतर लिखा है, जिसमें इस तरह की बात कही गई है। कबीर ने भी कहा है, का पढ़िए का गुनिए, का वेद पुराणा सुनिए, पढ़िए गुने का होई, जो सहज न मिलिया सोई। मध्यकाल के कवियों ने तो यहाँ तक कहा कि आपको शास्त्रज्ञ नहीं होना है। इंद्रेश दुर्मुख से सुन रहे हैं और मेरा ख्याल से कुछ और लोग आने चाहिए या आ रहे होंगे, मुझे दिख नहीं रहे हैं। फिर भी मैं अपनी बात कहता रहूँगा। कबीर ने और कई तरहों से इस बात को कहा है कि पोथी पढ़ने से अलग है उसके लिए यत्न करना और सहज रहना। कबित पढ़ कविता मुए, चार वेद और सुमृत पुराणम, नौ व्याकरणम मरम न जाना। कबीर कहते हैं कि आपने 9 व्याकरण पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, लेकिन मर्म नहीं जाना। मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में या संसार के साहित्य में मर्म समझने का अगर यत्न हो, कभी सामाजिक स्थितियों और यथार्थ को समझें, साहित्यकार सामाजिक स्थितियों और यथार्थ को समझें, किंतु अगर वो मर्म को भी समझें, अगर बहुत अर्थों वाली कविता कहने का लोभ नहीं हो। गणेश गनी जी नमस्ते। और इंद्रेश दुर्मुख जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही। देखते हैं कितना देर सही बातें कह पाता हूँ। पवन सिंह हैं, पवन सिंह नमस्ते। तो यह जो एक समस्या है कि बहुत ही गहरी बात कह दी जाए, बहुत दूर की कौड़ी ले आई जाए और बहुत बड़ी बात कह दी जाए। ये इन 2-3 बातों या 2-3 एजेंडा के कारण कविता और साहित्य में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक अव्यवहारिक सी स्थिति आ गई है। साहित्य जो है लगभग सहज नहीं रह गया है। हालांकि इसके अलावा कबीर को ही मैं बार बार ले आ रहा हूँ। पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, पैणे में सतगुर मिला दीपक दिया हाथ। कबीर कह रहे हैं कि मैं बहुत विद्वता भरे तैयारी के साथ पीछे पीछे चला जा रहा था, वेद और लोक दोनों को साधता हुआ, साथ लेता हुआ। और लेकिन जब सतगुरु मिले और सतगुरु ने दीपक का प्रकाश दिया तो मुझे रास्ता मिला। यह रास्ता मिलना जो है वो क्या है? हालांकि संस्कृत का आलोचना जो है उसमें साहित्य के उद्देश्यों और साहित्यिकों के प्रश्न पर या साहित्य से उम्मीद के प्रश्न पर बहुधा कवि जो है वो यशः प्रार्थी ही रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि कविता साहित्य जो है वो एक तरह से लगभग मन बहलाव की स्थिति बनाती है। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि साहित्य जो है सबको साथ ले चलकर आगे बढ़ने की बात है। साहित्य में सहित का भाव जो है वो बहुत अधिक है। तो उस साहित्य में वो कहते हैं कि यह केवल भाव से भाव और भाषा से भाषा और ग्रंथ से ग्रंथ मिला देने का नहीं, बल्कि मनुष्य के साथ मनुष्य को ले चल कर आगे बढ़ने की बात है साहित्य। मेरा ख्याल है कि भारत में आधुनिक काल में सबसे गंभीरता के साथ जिन्होंने इस बात को पहले उठाया उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद होंगे, जिन्होंने साहित्य के उद्देश्य को परिभाषित करने की कोशिश की।
विवेक भाई का एक सवाल है, गूढ़ता के आग्रह ने सहजता को खो दिया, दूसरे लोग प्रयोग भी करने से डरते हैं। विवेक भाई, आप एकदम सही कह रहे हैं कि आज सामाजिक बदलाव और राजनीतिक हस्तक्षेप यह एक तरह से साहित्य का मुख्य एजेंडा हो गया है और वक्ती तौर पर इससे बचा भी नहीं जा सकता। इस समय ऐसा लगता है कि क्योंकि विपक्ष जो है वो लगभग अवांछित सा हो गया है पूरे ही देश में, तो अच्छी बात है कि साहित्यकारों ने इस मशाल को उठा रखा है कि हम हैं। लेकिन कोई एक ही दिन की बात तो होती नहीं है, लिखा जाना एक ही दिन की बात नहीं होती है, और लिखा जाना एक ही दिन रहता भी नहीं है। अगर आप कल्पना करें कि आपके समाज में पवन सिंह कह रहे हैं कि मनुष्यता का लोप हो गया है, मेरा ख्याल है इस तरह के वाक्य और इस तरह की स्थितियाँ, ऐसे इस तरह बात करना मनुष्यता का लोप हो गया है, ये एक भावना भरा वाक्य तो हो सकता है, तथ्य ये नहीं है बंधु। ये इस तरह से एक परास्त मन स्थिति है कि नहीं, हारी हुई मनोदशा है कि मनुष्यता का लोप हो गया है। हमारे इलाहाबाद के सीनियर थिएटर के बहुत बड़े व्यक्ति अनिल रंजन भाई, हमारे भौमिक दादा जिनको हम लोग प्यार से बोला करते थे, वो इस समय पूना में हैं, वहाँ से सुन रहे हैं। गणेश गनी है, वो कह रहे हैं आज कविता की भरमार है, इसे देखकर कबीर ये देखते तो क्या कहते। कुछ लोग एजेंडा के तहत कविता लिख रहे हैं, उन्होंने कुछ और भी लिखा, मैं बड़ा करता हूँ। कुछ लोग डिमांड एवं सप्लाई के हिसाब से कहेंगे, क्या कहेंगे सर? गनी साहब बहुत निराशाजनक बात कर रहे हैं आप। एक तो जो लिख रहे हैं वो अपनी बातें लिख रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं और बहुत तरह की बात लिख रहे हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि वो आपका या समाज के किसी व्यक्ति का कुछ ले रहे हैं। और अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास उठा के देखें तो बहुत बड़े बड़े कवियों को रामचंद्र शुक्ल जी ने फुटकल कविता में रखा है और कुछ लोगों का नाम सिर्फ गिनाया है। और बहुत लोगों के लिखने से, एजेंडा के तहत कविता लिखने से, डिमांड और सप्लाई के आधार पर कविता लिखने से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ा अपराध है। वो एक समूह में बद्ध होकर के किसी की लिंचिंग तो नहीं कर रहे हैं गणेश गनी जी। वो आते जाते रास्ते में गाय लेके कहीं जा रहे लोगों को ग्रुप बना के मार तो नहीं दे रहे हैं गणेश गनी जी। वो बच्चा चोर कह के या डायन कह कर के किन्हीं महिला या किन्हीं सन्यासी की हत्या तो नहीं कर दे रहे हैं। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके हाथ में है कि अगर उनका अच्छा न लगे तो आप उनको न पढ़िए। उन्होंने आपके यहाँ दरवाजे पर अनशन तो नहीं करके रखा है। और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा, हिंदी के कई सारे अध्यापकों ने, मेरे कई सारे मित्रों ने, मैं उनका नाम तो यहाँ नहीं लूँगा, उनको बुरा लगेगा, इस तरह की बातों को बहुत बुरे सुर में अंडरलाइन किया है कि बहुत लिखा जा रहा है और बड़ा कूड़ा लिखा जा रहा है, या बहुत लोग लिख रहे हैं। और उसका भी एक बड़ा बुरा पहलू ये है, मैं माफ़ी चाहते हुए बोलूँगा और जोर दे के बोलूँगा, महिलाएं बहुत लिख रही हैं और वो कविता के साथ अपनी फ़ोटो डाल देती हैं, वो कविता के साथ कोई चित्र लगा देती हैं। इस तरह की आपत्तियां भी इस समाज में की जाती हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बंधुओं, हजारों साल से जिस तबके को बोलने से मना किया गया हो, कभी इस तरह से भी तो विचार करो। पर्दे में रहो, घर के भीतर रहो, सती हो जाओ पति के मर जाने के बाद,
कुछ नहीं बोलो। हमने ऐसे वाक्यों के बीच में अपने को बड़ा होता पाया है जहाँ कहा गया है कि महिलाओं से भी पूछें। उस समाज के बारे में कल्पना करिए गणेश गनी जी, जहाँ कहा जाता रहा हो कि महिलाएं सोच ही नहीं सकती, महिलाओं की सलाह क्यों ली जाए। गणेश गनी जी, आप कोई गुणवत्ता के क्वालिटी इंस्पेक्टर नहीं है। कृपा करके गुणवत्ता मापने का क्या आधार होगा। रामचरित पर 1000 किताबें लिखी गई हैं, सारी रामचरितमानस तो नहीं है ना। वाल्मीकि से लेकर के राम की शक्ति पूजा तक या उसके बाद तक, संशय की एक रात और अभी जो टीवी सीरियल जा रहे हैं, सब तो राम चर्चा है। उसको गुणवत्ता के आधार पे कितना सेंसर करेंगे। अब मैं कहूँगा नया लिख रहे लोगों की क्वालिटी को नापना, उन पर सेंसर बैठाना है। आप जब कहते हैं कि अच्छा नहीं लिखा जा रहा है तो अच्छा लिखने का एक उदाहरण दो ना, कि ये कविता है, ये अच्छा है, इसके आधार पर आगे सारे लोग लिखेंगे। और कविता के 20 नियम बना दो कि कविता लिखने के 20 नियम आपको अंदाज़ा है गणेश गनी जी, भारतीय काव्य शास्त्र में ट अक्षर से कविता लिखने का आरंभ नहीं करना है, ऐसे सुझाव दिए हुए हैं। काव्य शास्त्र पढ़िए, आपको दिखेगा। इन मात्राओं, इन ध्वनियों से कविता लिखना शुरू नहीं करना है, ऐसे निर्देश दिए हुए हैं। आप उसमें कह रहे हैं कि गुणवत्ता लोग नापेंगे ना, जिनको जो अच्छा लग जाएगा वो उसको रख लेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा वो अपने आप काल कवलित हो जाएगा। आप अगर 60s के दौर की कोई किताब उठा के देख लें तो उसमें आप पाएंगे कि 10% नाम भी आज जीवित नहीं है। कितने कम लोग हैं जो बचे हुए हैं। कभी आप इस पर विचार करके देखिए, लोग हैं ही नहीं, बचे ही नहीं है। खराब जो लिखेगा वो नहीं बचेगा। 1936 में सिर्फ गोदान ही नहीं लिखी गई थी, अनेक कृतियां लिखी हुई हैं। तुलसीदास के आगे और पीछे केवल रामचरितमानस ही नहीं लिखा गया है, बहुत सारी कृतियां लिखी गई हैं। बिहारी के समकालीन सैकड़ों कवि रहे हैं, हर राज दरबार हिंदी कवियों से भरा रहा हुआ है। आगे और बात करूंगा। इंद्रेश दुर्मुख जी का एक सवाल है, फिर चिंतन धारा को अवरुद्ध करना हो जाएगा। अगर ये कह रहे हैं कि उनको रोकना, चिंतन धारा को अवरुद्ध करना हो जाएगा, तो हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर आप किसी को क्वालिटी के आधार पर निरस्त कर दें तो हताश होता है, नहीं लिखता है। और जब मैं इलाहाबाद में उपेंद्र नाथ हस्क जी से मिलने गया शुरू में 1986-87 की बात है, मैं पीछे की कुछ एक बातें करके फिर मुद्दे पर आता हूँ और शायद 1-2 कविताएं भी सुनाऊँ। शायद कविता सुनाने की इच्छा और योजना दोनों नहीं है। तो हस्क जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उपेंद्र नाथ हस्क और भैरव प्रसाद गुप्त और मार्कंडे और जगदीश गुप्त जी, लक्ष्मीकांत वर्मा जी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र जी, आदरणीय दूधनाथ सिंह जी, विपिन कुमार अग्रवाल जी, इस तरह के लोगों के साथ हमारा एक बड़ा वक्त गुजरा। ये सब हमारे या तो आचार्य अध्यापक थे या हमारा उठना बैठना इनके साथ होता था। तो इसमें अभी जैसे शेखर जोशी जी हैं, उनसे या इस तरह की पीढ़ी के साथ हमारा एक अच्छा समय बीता, जिनसे हमने एक तरह से लिखना पढ़ना सीखा। तो हस्क जी ने मुझे बोला कि लिखना जो है वो मैराथन की दौड़ है। जो मुझे याद आ रहा है उनका वाक्य, मैं कुछ गलत नहीं कोट करना चाहता। और कुछ लोग अच्छा लिख रहे होते हैं लेकिन वो बड़े अफसर हो जाते हैं तो लिखना बंद कर देते हैं। कुछ लोग अच्छा लिख रहे होते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन
आर्थिक रूप से बहुत उन्नति कर जाते हैं तो लिखना बंद कर देते हैं। फिर उन्होंने एक और बड़ी रोचक बात कही कि एक दो कविताओं वाले और एक दो किताबों वाले सैकड़ों लोग मिलेंगे। चंदन द्विवेदी जी सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बेबाक और मारक टिप्पणियाँ। और फिर गणेश गनी जी एक बात और कह रहे हैं कि हाँ, यह सही कहा आपने कि जो खराब लिखेगा वो नहीं बचेगा, और इनाम लेने वाले कवियों को क्या कहेंगे, पुरस्कार की राजनीति क्या है। क्या आप संतुष्ट हैं गणेश गनी जी? कुछ अपनी बात भी कह लूँ भाई आपसे। ये जब वार्ता मैं ख़त्म कर लूँगा तो निश्चित रूप से मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर दूँगा, और कविताएं भी आगे सुना पाऊँगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस स्लाइड में भी कुछ सुना पाया तो सुनाऊँगा। तो ऐसी स्थिति में ये होता रहा है कि बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत लिख करके जाते रहे। अगर आप यहाँ फेसबुक पर या इंटरनेट के माध्यमों पर लिखने वाले लेखकों, महिलाओं, कवियों को देखेंगे तो बहुत सारे लोग निरंतरता नहीं बनाए रख पाते। उसके पीछे इसी तरह की भावना मुझे लगता है काम करती है कि कोई कुछ लिखता है, लोग उसका मूल्यांकन करके उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। इसी तरह की एक मनोभावना हमारे समाज में काम करती है उन कवियों के लिए जो बड़े अफसर या अधिकारी हैं। जैसे ही कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा अफसर कुछ लिखना आरंभ करता है या कुछ लिखता है, अचानक लोग उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे ये क्या लिखेगा। इसी तरह बहुत सारे डॉक्टरों ने साहित्य से किनारा कर लिया, कुछ का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग लिखते रहे। ज्ञान चतुर्वेदी बहुत अच्छा लिख रहे हैं और उन्होंने देर में लिखना शुरू किया है। हमारे जो यहाँ के डीसी हैं इस समय, मनोज शर्मा, उनके आत्मकथात्मक एक उपन्यास अभी आया है 12th फेल। तो वो इसी तरह की मनोस्थिति के बीच में लिखी गई रचना है, हालांकि किसी और ने उसको लिखा है। तो मेरा कहना है कि इस तरह से मूल्यांकन परक होने से बचना चाहिए और जो जो लिख रहा हो उसको सामने आना देना चाहिए, और व्यक्ति को अपने साहित्य को उद्देश्य पूरा करने की पूरी आज़ादी होना चाहिए। एक बात इसमें मैं और भी कहना चाहूँगा कि किसी भी विचार का साहित्य हो और कैसी भी अभिव्यक्ति हो, यहाँ तक कि अगर व्यक्ति गाली गलौज भी कर रहा है तो भी उसे सेंसर करना, फाड़ के फेंक देना, जला देना या बंद कर देने की बात नहीं करनी चाहिए। और रितु थपलियाल जी कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रितु जी, जो मेरी समझदारी है, जो पिछले 35 सालों या 36 सालों के लिखने से समझ पाया हूँ, अगर मैं 1986 से लिख रहा हूँ और अब तक थोड़ा बहुत जो लिख पाया हूँ लिखता जा रहा हूँ, उस अनुभव के आधार पर ही मैं कुछ बातें कह रहा हूँ कि साहित्य जो है उसमें ये जो सेंसर है इसको हटाना चाहिए, और दूसरा साहित्य से अतिरिक्त उम्मीद छोड़नी चाहिए। मुकेश कुमार मैं एकदम अच्छा हूँ और यहाँ मैं हाल चाल बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, मेरी बात सुनो और उस बातचीत को सुन के कुछ बात करो। मैं एकदम अच्छा हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, घर में हूँ, अपनी पत्नी और अपनी बिटिया के साथ हूँ। बेटा मेरा आगरा में है और वो भी अपने जगह पर ठीक है, तो हम सारे लोग अच्छे हैं। मैं कह रहा था कि जो साहित्य से उम्मीद है, अनिल भाई, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जो मेरा नाटक तैयार है वो आपके लिए ही प्ले करने के लिए पहली बार उपलब्ध होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, और जैसे ही उसका प्रकाशन हो जाएगा डेफिनेटली मैं वो आपको दूंगा। और
इस बातचीत में अगर आप लोगों के कुछ और भी सवाल हों, मुकेश कुमार जी अगर आपके सवाल और हों, ऋतु थपलियाल जी अगर आपके सवाल हों, या जो भी लोग मुझे कहीं से सुन रहे हों, जहाँ भी हों, अगर वो कुछ इस पे सुझाव दें तो अच्छा है। इसमें एक और बड़ी रोचक बात इस बीच में हुई है। इसी बीच में कुछ सवाल ऐसे आए हैं कि लोग लाइव बहुत कर रहे हैं। आप ऐसा प्रश्न करने वालों की मनोदशा को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर 40-40 दिनों से लोग अपने घरों में बंद हैं और वो लाइव आ रहे हैं, तो एक तरह से वो बताना भी चाह रहे हैं कि दोस्तों मैं जीवित हूँ। दूसरा, फिर वही प्रश्न है कि वो लाइव आ रहे हैं तो दोस्तों तुम्हारा ले क्या रहे हैं? तुम भी लाइव आओ, तुम भी कुछ अपनी बात कहो, तुम्हारे भी अपने जो विचार हैं उनको प्रकट करो, तुम भी अपनी साहित्यिक समझ, सामाजिक समझ, सांस्कृतिक समझ, राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखो। इस तरह की जो टिप्पणियां हैं, बड़ी जी को दुखाने वाली टिप्पणियां हैं और बहुत ही तकलीफ़देह टिप्पणियां हैं, और इसको मैं उनको, मुकेश जी को मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मुकेश जी, इस तरह के सवाल अगर चलते धारा में पूछेंगे और आप भी जो ओम सपरा जी कह रहे हैं, दरअसल इस तरह की बातें या तो मैं नोटिस नहीं लूँ या मैं इसको एवॉइड करूँ और उत्तर नहीं दूँ। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बंधु मैं ठीक हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको सुनो, और आपसे भी यही कह रहा हूँ। इस बीच में कुछ चीज़ें और भी देखने को आई हैं जो जिनको मैं चाहता हूँ कि आज मैं बोलूँ, कि लोगों ने पढ़ना बहुत कम कर दिया है। और मैं कई प्रकाशकों से, पुराने प्रकाशकों से लगभग लगातार पिछले 20-25 सालों से बहुत गहरे संपर्क में हूँ। अगर आप कोई सर्वे करें तो मेरा ख्याल है कि 10-20 हज़ार परिवारों पर भी एक वेद का संग्रह नहीं होगा। कुछ धार्मिक साहित्य जिसमें राम कथा और कृष्ण कथा, अगर भागवत छोड़ दें आप, तो पूरा प्राचीन साहित्य वो लगभग नहीं पढ़ा जा रहा है, वो लाइब्रेरियों में डंप है। वो किनके लिए छपता है, कहाँ के लिए छपता है, और थोड़ा बहुत महाभारत और थोड़ा बहुत चरित आख्यान, इसी तरह का साहित्य पढ़ा जा रहा है। आधुनिक साहित्य भी क्योंकि समकालीन है तो उसका प्रोडक्शन भी अधिक है और पढ़ा भी अधिक, पहुंच भी अधिक रहा है। आप कल्पना करें कि आपके पास वाल्मीकि का रामायण की रामायण नहीं रही होती। कल्पना करिए कि वाल्मीकि नाम का कोई कवि नहीं है। आप कल्पना करिए कि प्रेमचंद नाम का कोई लेखक नहीं है और उसने गोदान से लेके मंगलसूत्र तक नहीं लिखा है। आप कल्पना करिए कि हिंदी में निराला नहीं है, वेदव्यास नहीं है, संस्कृत में कालिदास नहीं है, भवभूति और भास नहीं है। आपके पास लिखित साहित्य नहीं है, मौखिक साहित्य लिखा नहीं गया है। तो आप कल्पना करिए कि आप कहाँ खड़े होते, आपके समाज में जो धरोहर है वो क्या होता। पुल और इमारतें और महल और अटारियाँ, कुछ थोड़ी बहुत मूर्तियाँ, कुछ थोड़े बहुत मंदिर या कुछ थोड़ी बहुत मूर्तियों वाले मंदिर, यही होता है। और इसमें एक बड़ी रोचक बात और भी है। मैं बात कह के फिर चंदन द्विवेदी जी आपकी बात पर आऊँगा कि संसार भर में साहित्यकारों की कोई नियुक्ति नहीं होती है, कभी नियुक्त नहीं होते साहित्यकार, नियुक्त नहीं होते। प्रेमचंद का किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि वो आएँ और गोदान लिखें। प्रसाद जी का किसी के साथ किसी ने उनको अपॉइंट नहीं किया था कि आओ और कामायनी लिखो। या जो भी लोग हैं, हम खराब लिख रहे हैं, लोग अच्छा लिख रहे हैं, लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, या जो भी लिख रहे हैं,
हाँ, राजभाषा अधिकारी तैनात किए गए हैं। भाषाओं के लिए काम हुआ है, साहित्य के लिए कुछ चेयर बने हैं, कुछ इस तरह के काम हुए, लेकिन वो भी उनके लिख लेने के बाद, जब उन्होंने तय कर दिया, उन्होंने सिद्ध कर दिया को लिख सकते हैं, तो हुआ है। मैं शायद कुछ दूसरी तरहों की बात अधिक कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे टोकिएगा। चंदन जी का सवाल है, सर खेदजनक है कि कई युवाओं को रोकने के लिए तमाम तिगड़म रचे जा रहे हैं। फेसबुक के प्लेटफॉर्म ने काफ़ी हद तक तो युवाओं को बेहतरी के लिए प्रेरित किया है। आपने कई युवाओं को साहस दिया है। सर एक सवाल यह है कि क्या आज भी मम्मट आदि के काव्य प्रयोजनों को आधार मानकर काव्य लिखा जाएगा? क्या बिना फ्रेम के साहित्य नहीं है? मुझे लगता है कि अच्छी कही गई कोई बात वो अच्छी ही होगी। कल मैं विवेकानंद जी की कुछ चिट्ठियाँ पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बात कही है जो कि खेतड़ी के महाराज अजित सिंह जी को संबोधित चिट्ठियाँ हैं। आप लोगों को ये बताना अच्छा लगेगा कि खेतड़ी के महाराज जो अजित सिंह थे, उन्होंने विवेकानंद को विवेकानंद नाम दिया, और उसके पहले विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र, और नरेंद्र के अलावा दो नामों के साथ वो भारत में भ्रमण करते थे। एक था विदिशानंद और एक था सच्चिदानंद। तो विवेकानंद जी को विवेकानंद नाम खेतड़ी नरेश ने दिया। मैं बात दूसरे संदर्भ में कह रहा था कि खेतड़ी नरेश को एक लिखी चिट्ठी में विवेकानंद जी कहते हैं कि एक बार आप जिसे प्यार कर लेते हैं उसे आप जीवन भर प्यार करते रहते हैं। इसे मैं विवेकानंद की एक छोटी सी कविता क्यों नहीं मानूं? एक बार जिसे प्यार कर लिया जाता है उसे जीवन भर प्यार किया जाता है। और इंद्रेश जी कह रहे हैं कि गांधी वध क्यों, आप इसे भी मान्यता दे रहे हैं जिससे सत्य और अहिंसा हार जाएगा। मुझे लगता है कि इंद्रेश दुर्मुख जी, वो गोडसे हो या अंगुलीमाल, हर एक को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। गोडसे ने भी उस मुकदमे के दौरान जो बयान दिए हैं वो पढ़े जाने से उसको रोका नहीं जाना चाहिए। सेंसर करना, मैं एकदम इसके विरुद्ध हूँ। अगर वो किसी समाज में दुर्व्यवस्था फैलाने की अपनी नीति भी रख रहा हो तो भी उसको लिखकर ही खारिज किया जाना चाहिए। उसके उन बुरे विचारों को आप अपने अच्छे विचारों से गलत साबित करिए। उसको आप काट दें, जला दें, फेंक दें, यही काम तो गोडसे ने किया ना। वो गांधी से सहमत नहीं था तो उसने गांधी की हत्या की। एक तरह से गांधी के विचारों से असहमत था तो गांधी के विचारों को न रोक पाया, उसने सही उत्तर नहीं दिया तो गांधी को मारा। हम गोडसे को सही उत्तर नहीं दे पाए तो हम गोडसे की हत्या कर दें। तो गोडसे के विचारों को काउंटर किया जाना चाहिए, या इस तरह के वैचारिक द्वंद्व होना चाहिए। ये तो लिंचिंग हो गई, हम बहुतायत में हो जाएं, हम गोडसे की किताब जला दें। मैं उस बात पर भी आपत्ति करता हूँ, कभी हमारे देश में मनुस्मृति जलाई गई है। मेरा कहना है कि नहीं जलाई जानी चाहिए। मनुस्मृति का भी तार्किक रूप से उसके विचारों का विरोध करते हुए हमें खंडन करना चाहिए कि मनुस्मृति यहाँ गलत है, मनुस्मृति यहाँ ऐसी बात कर रही है जो गलत बात कह रही है। अभी हमारे बहुत आदरणीय, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं जंग बहादुर सिंह पटेल। जंग बहादुर जी इलाहाबाद में अध्यापक हैं हिंदी के और मेरे सहपाठी रहे हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छा वक्त बिताया है एक साथ। 86 से लगभग आज तक का हमारा संबंध है, मैत्री है।
जंग बहादुर जी सुन रहे हैं, कोई आपके भी प्रश्न हो मित्र तो आप पूछ सकते हैं, आप हमारे बड़े अपनों में हैं। तो मेरा ये कहना है कि साहित्य से ही ये उम्मीद की जा सकती है कि आप उसमें गोडसे को भी स्थान दें और गोडसे का उत्तर भी दें। और गोडसे के विचार हों या किसी के भी विचार हों, वो प्रतिक्रियावादी विचार हों या क्रियावादी विचार हों, वो समाज विरोधी विचार हों, आप उसको ये कह कर के एक समाज विरोधी विचार है, समाज विरोधी नहीं सिद्ध कर सकते। आपको लिख करके सिद्ध करना होगा कि ये समाज विरोधी साहित्य है। सुभाष और रविंद्र झा जी हैं, नमस्ते रविंद्र झा जी। दिव्या सक्सेना जी का कोई सवाल है, विचारों की लड़ाई विचारों से रखना है। सही कहा सर जी आपने। ओम सप्रा जी कह रहे हैं कि मनुस्मृति के कई संस्करण हैं। ओम जी, हर अच्छी किताब के और हर क्लासिकल किताब के बहुत सारे संस्करण होते हैं, होने भी चाहिए, और वो कॉपीराइट के बाहर है। उसके शुद्ध पाठ भी बहुत सारे छपे हैं। जो चौखंबा से छपा हुआ संस्करण है, लोग कहते हैं कि वो बहुत प्रमाणित है। पुणे से छपा हुआ और बम्बई छापे से छपा हुआ संस्करण भी बहुत अच्छा है। नमस्कार जंग बहादुर भाई। तो इस तरह की स्थिति है। अगर आप सेंसर करने लगते हैं तो साहित्य का कैसा भी उद्देश्य पूरा नहीं होता है। और भारत में तो बोलने की आज़ादी जैसी रही है, भारत में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता रही है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी देश में ऐसी आज़ादी रही होगी। अगर हम पूरे इतिहास को देखें तो बमुश्किल 2, 3, 4 किताबों को रोकने का यत्न हुआ है। मुक्तिबोध जी की एक किताब पर जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की या संघ की सरकार आई थी, तो उनकी किताब पर, जैसा मुझे ध्यान आता है, तब संघ की सरकार थी, तो भारत इतिहास और संस्कृति पर एक रोक लगा था, लेकिन वो किताब भी फ्री हुई थोड़े बहुत मेरे ख्याल से सुधारों के साथ। और इसका एक सबसे बड़ा जो उदाहरण मैं बार बार देता हूँ, वो अयोध्या के राजा, जिन्हें लोग भगवान भी कहते हैं, रामचंद्र के नाम से जिनको जाना जाता है, दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी का एक बड़ा मार्मिक कथन है। जौ अनीति कछु भाखों भाई, जौ अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। वो कहते हैं कि अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे निर्भय हो करके रोकना, बरजना, मुझे मना करना। बालू कांवट जी कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है बालू भाई कि आप देख रहे हैं। मैं आपको देख पाता तो मुझे भी अच्छा लगता। आगे ऐसे संसाधन आ गए हैं जिनसे हम सैकड़ों लोग एक साथ लाइव हो सकते हैं। मैं वाणी से निवेदन करूंगा, अदिति से और अरुण भाई से, कि आगे के समयों में हम ऐसे लाइव पर भी विचार करें जिसमें सैकड़ों लोग एक साथ देख सुन सकें। और ओम सप्रा जी कह रहे हैं, आज आर्य साहित्य ट्रस्ट कमला नगर दिल्ली ने 30 वर्ष पूर्व प्रकाशित, यह कहाँ किया होगा, अच्छी बात है। और बहुत सारे लोगों को काम करना चाहिए, जिन किताबों को आप प्यार करते हैं उनको प्रमोट करें, कोई दिक्कत नहीं है। लोग इतने जागरूक हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको चुन लेंगे। हर आदमी न रामचरितमानस पढ़ता है, न हर आदमी कालिदास का रघुवंश पढ़ता है। लोग अपनी मनोसंरचना से किताबें पढ़ लेते हैं और उसके फ़िल्टर होने में, उसके क्लासिक होने का भी एक समय होता है, तो वो हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि बोलने की जो आज़ादी है, साहित्य से उम्मीद में भी मेरा यह कहना है कि वो उम्मीद कायम रहे और किसी भी लेखक के भीतर की जो एक निर्भयता है, वो वाचालता की सीमा के बाहर जाकर भी स्वतंत्र होना चाहिए। अगर वो बहुत
घटिया और बहुत अश्लील हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं हो, मैं बिल्कुल सड़क साहित्य की वकालत नहीं कर रहा हूँ। और हमारे जो लोग देख रहे हों उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार में भी साहित्य को प्रमोट करें, अपने बच्चों से भी साहित्य पर चर्चा करें। आपके बच्चे जब समझदार हों तो उनके पास भी कुछ अच्छा साहित्य आप पहुंचाएं। इस मामले में मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि जब मैंने आंखें खोली तो मेरे घर में जो किताबें मुझे स्मृति से याद हैं, प्रेमचंद का साहित्य बहुत बड़े पैमाने पर था। निर्मला मेरे घर में थी, प्रेमाश्रम मेरे घर में था, गोदान मेरे घर में था, जयशंकर प्रसाद जी की आंसू और झरना और कंकाल मेरे घर में था, उनका उपन्यास। विश्वंभर नाथ उपाध्याय की कुछ किताबें थीं और भगवत शरण उपाध्याय की कुछ किताबें थीं। वासुदेव शरण अग्रवाल की भारत सावित्री मेरे घर में 1970-75 से थी, जो संस्करण में मुंबई भी ले आया। मेरे घर में इंडियन प्रेस का महाभारत सारे संस्करण थे, गीता प्रेस वाला नहीं था, दूसरा इलाहाबाद वाला था। और इसके साथ ही एक अजीब पहलू है कि थोड़ा सा जो क्लासिकल साहित्य नहीं है लेकिन जो सरवाइव करता रहा समाज में, उसमें कमलेश वर्मा जी कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ। नमस्ते कमलेश जी। मुकेश जी का एक सवाल है, सर मेरा एक प्रश्न है, एक समकालीन हिंदी कविता की प्रासंगिकता कहाँ तक मान्य है और उसे कितनी प्राथमिकता दी जानी चाहिए? अगर प्रश्न ठीक हो तो उत्तर अवश्य दें। मुकेश जी थोड़ी देर में आता हूँ। दिव्या सक्सेना जी ने नमस्ते किया। नमस्ते दिव्या जी। मैं मित्रों से बोलूँगा कि भाई कुछ सवाल हो तो कर लो। कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया है, मेरे ख्याल से कम लोग सुन रहे हैं, बहुत संख्या नहीं है। शायद आगे जा कर के इसको देखेंगे अगर ये अपलोड रह जाएगा। और मुझे बताइएगा भी वाणी जी कि मैं कितना देर बोल चुका हूँ, जैसे मैं अपने को विराम भी दे पाऊँ। तो उन्हीं क्लासिकल साहित्य के साथ ही मेरे घर में गुलशन नंदा का साहित्य था। अजनबी, झील के पार और इस तरह के बहुत सारे उपन्यास मैंने, काला पत्थर या पत्थर इस तरह का कोई एक उपन्यास था, और बहुत सारा सोने की लंका, ऐसे कितने ही उपन्यास गुलशन नंदा के मेरे घर में थे। सरला रानू के थे, इब्ने सफ़ी के थे। मैं कह रहा हूँ कि घर में पढ़ने लिखने का माहौल हो तो बच्चे दोनों पक्ष चुन सकते हैं। और मैंने अजनबी और सोने की लंका और इब्ने सफ़ी के कुछ उपन्यास और निर्मला, ये मैंने 7वीं 8वीं तक पढ़ लिया था या कुछ इसके आसपास में। और मैं निर्मला और अजनबी दोनों को लेके एक तरह से उदास हुआ था, क्योंकि दोनों एक तरह से दुखांत थे। अगर आप लोगों ने उपन्यास गुलशन नंदा का नहीं पढ़ा हो तो पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि इस तरह के उपन्यासों, इस तरह के भी साहित्य को पढ़ा जाना चाहिए। वर्दी वाला गुंडा आप पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे कि समाज में दूसरे तरह का साहित्य क्या है। उसको भी सेंसर नहीं होना चाहिए, भले आप उसको सिलेबस में नहीं लगाएं। और कुछ चीज़ें और भी हैं जो मुझे बहुत विचित्र लगता है। जैसे उदाहरण के लिए कि साहित्य को हिंदी विभागों की जकड़बंदी से मुक्त कराना चाहिए। ये एक बहुत ही अभिशाप है हिंदी साहित्य का, विभागों, विभागाध्यक्षों और अध्यापकों के चंगुल में फंस जाना। और इसका जो नुकसान है वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैं सीधे देखता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए कि कुंभन दास ने क्या लिखा है,
उसे हिंदी का प्रोफेसर कभी सिलेबस में लगाने का यत्न नहीं करता। एक समय में ऐसा था कि धीरेन्द्र वर्मा जी वगैरह जब हिंदी के विभाग खुल रहे थे 1924 के आसपास, मेरे ख्याल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हिंदी विभाग 1924 में खुला, 100 साल होने जा रहा है उस विभाग को बने, या 22 में। तो उन लोगों ने प्रयत्न के साथ कवियों पर उनके ग्रंथावलियाँ संपादित करवाईं, उन पर आलोचना ग्रंथ लिखवाए। इलाहाबाद के हिंदी विभाग ने और BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग ने इस तरह का बहुत काम किया, और सूरदास पे, तुलसीदास पे, जायसी पे, इन पर ग्रंथावलियाँ संपादित करवाई। माता प्रसाद गुप्त से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बहुत काम करवाया। ब्रजेश्वर वर्मा जी ने सूरदास पर एक बड़ी अच्छी किताब लिखी इसी टाइटल से, सूरदास नाम से, और ये आरंभिक काम रहे। जायसी ग्रंथावली माता प्रसाद गुप्त जी ने संपादित की। और दुख की बात है कि अपने इन्हीं आलोचकों, अपने इन्हीं संपादकों, अपने इन्हीं हिंदी उद्धारकों पर ये विभाग आज बात नहीं करता। और अनिल भाई, जो आपका प्रश्न है उसका मैं उत्तर दूंगा। मैंने बहुत सारा काम इलाहाबाद पे किया हुआ है, उसके संस्मरणों पर भी और उसके इतिहास पर भी। और अभी जब इलाहाबाद का नाम बदला था तो कुछ मैंने 22 आर्टिकल लगातार इलाहाबाद पर लिखे हैं, जो लगभग एक किताब की शक्ल ले सकता है, जिसमें इलाहाबाद की संस्कृति, उसका इतिहास, इस पर काम है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा उस पर। चंद्रा जी कह रहे हैं देख रहा हूँ, ये आसाम में कहीं रहते हैं। कुंदन सिद्धार्थ देख रहे हैं, अच्छी बात है भाई, देखिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। तो हिंदी विभागों ने जो चंगुल पकड़ा हुआ है, उसमें भी एक बात बनारस से कहीं से उठी है कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को कूड़ेदान में या म्यूजियम में रख देना चाहिए। भाई, उसको निरस्त करने के बजाय उसकी जो अच्छी बातें हैं वो आप वो ले लें। आप उसको शुद्ध की श्रेणी में क्यों रखना चाह रहे हैं? और वो शुद्ध होगा तो ही आप उसको क्यों पढ़ेंगे? ये शुद्धता का इतना बुरा आग्रह क्यों कि आप एक सर्वश्रेष्ठ कृति है हिंदी की, आप उसको क्यों हटा देना चाह रहे हैं? आपके लिए वो मनुस्मृति की तरह पवित्र है और आप उसको बाद में कहेंगे कि अभी बंद किया है, आगे इसको जला दो। मुझे लगता है कि ये अच्छा नज़रिया नहीं है। ये बहुत ही संकीर्ण, विद्वेषी, ये दुश्मनाना रुख है किसी किताब के साथ। और ये इसमें साहित्य में जाति द्वेष भी नहीं लागू किया जाना चाहिए। जो अच्छा दलित साहित्य हो या बुरा दलित साहित्य हो, उसको पढ़ो, उसको आगे बढ़ाओ, उसमें अच्छी बात है तो उसको रखो। ये कितनी मार्मिक बात है कि हिंदी में ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं, हिंदी में धर्मवीर लिखते हैं, हिंदी में कुतुबन, मंझन, रहीम, रसखान सब लिखते हैं, सबकी हिंदी है। हिंदी में तुलसी लिखते हैं, जायसी लिखते हैं, मीरा अपनी राजस्थानी हिंदी में लिखती हैं। और ये सभी साहित्य की उम्मीद को पूरा करते हैं। और जो आप हिंदी में सीधे संस्कृत से अनुवाद के रूप में पढ़ते हैं, वो भी आज हिंदी का है। जो संस्कृत का पूरा साहित्य है वो हिंदी का साहित्य है। अपभ्रंश जो है वो हिंदी साहित्य है। पाली लगभग हिंदी है, अवहट्ट पूरी हिंदी है, मैथिली हिंदी को विकसित करती है, अवधी, ब्रज, कनौजी, बुंदेली, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मगही, मागधी, भोजपुरी, आप इनको भाषा के रूप में मान्यता दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हिंदी की धरोहर हैं और ये सब हिंदी की स्थिति हैं। तो मेरा ये कहना है कि साहित्य से उम्मीद के पीछे साहित्य का उद्देश्य भी छिपा है और साहित्य से हमको क्या प्राप्त होता है ये भी छिपा हुआ है। अगर आज हमारे पास महाभारत नहीं होता तो हमारे पास हमारी एक सांस्कृतिक विरासत नहीं होती, रामायण नहीं लिखी गई होती, तो एक ऐसे नैतिकता के महायुद्ध की गाथा नहीं होती।
मैं महाभारत को केवल युद्ध काव्य नहीं मानता और मैं रामायण को भी केवल एक स्त्री की मुक्ति कराने और एक राक्षस के संहार का काव्य नहीं मानता। दोनों के पीछे, दोनों के लिखे जाने के पीछे और दोनों की घटनाओं के पीछे भारतीयता का एक सुचिंतित विचार है। परिवारों में मैं महाभारत को अधिकार का युद्ध मानता हूँ, जिसमें एक विधवा स्त्री अपने 5 बच्चों को लेकर के सत्ता से संघर्ष करती है कि मुझे और मेरे बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए, और वे बच्चे अपनी माँ के उस विचार को हाँ ना करते हुए पूरा करते हैं। सीधे युधिष्ठिर भी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन स्थितियां जैसी बनती गईं कि युद्ध हुआ। और राम भी भले वनगमन के लिए निकले थे, भले उन्होंने रामायण में ही एक जगह प्रतिज्ञा ले रखी है कि जब तक राक्षसों का संहार नहीं कर लेता तब तक मैं अस्त्र नहीं रखूँगा, और इस मुद्दे पर उनका लक्ष्मण और सीता से बहुत संवाद हुआ है, बहुत लोकतांत्रिक संवाद है। हालांकि उस संवाद में राम ने लोकतंत्र को एक तरह से ये कहते हुए किनारे कर दिया। उन्होंने, सीता ने उन पर आपत्ति जताई कि आप राक्षसों को अकारण मार रहे हैं, बिना अपराध के, बिना किसी कारण के। तो राम ने बोला कि राक्षसों का जो कर्म है वो पूरा हो चुका है, अब वो संहार के ही पात्र हैं। और बातचीत में उन्होंने ये भी बोला कि तुम और लक्ष्मण अगर वापस जाना चाहते हो तो अयोध्या लौट जाओ, लेकिन मैं बिना राक्षसों का अंत किए धनुष नहीं रखूँगा। लेकिन जब सीता का हरण हो गया तो राम ने जो दोनों संदेश भिजवाए हैं, या 2 बार जो संदेश गए हैं, उसमें युद्ध टालने की बात है। यानी अगर रावण सीता को लौटा देता बिना युद्ध किए तो राम लंका शायद नहीं जाता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन ग्रंथों को थोड़ा सा बारीकी से देखना चाहिए। ये केवल प्रतिशोध या बदले के काव्य नहीं है, केवल पत्नी की मुक्ति का भी काव्य नहीं है, और केवल वनवास और कैकेयी के अहंकार का भी काव्य नहीं है, उसकी भावनाओं का काव्य भी नहीं, बल्कि एक परिवार के उदाहरण के माध्यम से कहने की कोशिश है कि ऐसा भी हो सकता है। एक तरह से पहेलियां हैं कि ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे। यही स्थिति महाभारत में भी है। एक भीम और द्रौपदी के अलावा कोई पांडव युद्ध के लिए हमेशा तैयार नहीं रहा है। कुंदन सिद्धार्थ जी कह रहे हैं आपको देखना सुनना सुंदर और उपयोगी और ज्ञानवर्धक अनुभव है। धन्यवाद भाई। सुभाष रविंद्र झा कह रहे हैं हर प्रकार के साहित्य के अंगीकरण पर आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं अंगीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ बंधु, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को चुनने दो। लोग चुनेंगे कि उनके पक्ष में क्या है, लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हालांकि इसी बीच में एक बहुत मार्मिक बात जो मुझे लेनिन की लगती रही है। लेनिन को किसी ने किताब पढ़ने को दिया, तो लेनिन ने पढ़ने के बाद एक आर्टिकल लिखा या एक चिट्ठी लिखी। भानी मुझे गिलास पानी दो। एक चिट्ठी लिखी कि आपने जिस तरह की किताब मुझे पढ़ने को दिया है, ये बिना पेंदे की टोकरी है और ऐसी खराब किताब पढ़कर मेरा समय जाया हुआ है, लेकिन मैं इस तरह की लेखन की एक प्रवृत्ति से परिचित हूँ। यानी वहाँ भी ये नकार का भाव नहीं है कि
क्यों लिखी गई। व्यर्थता का बोध अवश्य है, तो जब व्यक्ति पढ़ेगा और उसको कुछ भी सार्थक नहीं लगेगा तो छोड़ देगा। इसका एक दूसरा उदाहरण दूं कि हर साल इतनी फिल्में बनती हैं, हर साल इतने सीरियल बनते हैं, उसमें कितने ऐसे हैं जो दोबारा देखे जाने की पात्रता बना पाते हैं। आप देख लीजिए, जितने ये ड्रामे आते हैं, ये जो टीआरपी के खेल हैं, वो भी उनको क्लासिकल की लिस्ट में नहीं ला पाते। बहुत सारे सफल व्यावसायिक रूप से बहुत सारे सफल धारावाहिक, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। लेकिन जो अच्छे काम हैं उनको एक मान्यता मिलती रहती है। मैं नाम लेना चाहूँगा, भारत एक खोज के लिए लोग लालायित हैं अभी भी। रामानंद सागर जी का रामायण बहुत देखा गया अभी भी, और आगे भी देखा जाएगा, और उसके लिए मैं उसके निर्माता रामानंद सागर जी को क्रेडिट देना चाहूँगा। और यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि सागर जी भले एक आध्यात्मिक सीरीज बना रहे थे, भले एक पौराणिक कहानी कह रहे थे, लेकिन हमारे देश के कितने लोग जानते होंगे कि रामानंद सागर उर्दू के कुछ एक आरंभिक प्रगतिशील उपन्यासकारों में रहे हैं। आप लोग ढूंढिए और पढ़िए। और इंसान मर गया नाम से उनका एक बहुत ही मार्मिक उपन्यास है, जिसे कभी नीलाभ प्रकाशन ने इलाहाबाद से छापा था, अस्की जी ने छापा था। रामानंद सागर रहे हों या बी.आर. चोपड़ा रहे हों या श्याम बेनेगल रहे हों, ये लोग दृष्टि संपन्न निर्माता रहे हैं। अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि साहित्य संपन्न निर्माता रहे हैं। थोथे प्रोड्यूसर नहीं थे, वे प्रोड्यूसर नहीं थे जो पैसा लेकर के सीरियल बनाने और सीरियल से पैसा कमाने में लगे। बी.आर. चोपड़ा साहब, जहाँ तक मुझे याद आता है कि पायनियर और कुछ बड़े अखबारों के संवाददाता और उनके लिए पत्रकार रहे थे वो, और एक पूरा वक्त उन लोगों ने आँख खोलने वाले विचारों के साथ गुजारा था। वे लोग विचारों से अंधे नहीं थे। उन लोगों के लिए रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं था, महाभारत केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं था। अगर वो दृश्य संपन्नता नहीं होती तो न एक भारत एक खोज उस तरह से बन पाता, न महाभारत उस तरह से बन पाती बी.आर. चोपड़ा साहब वाली, न राही साहब उसमें शामिल किए जाते, न पंडित नरेंद्र शर्मा उसमें शामिल किए जाते, न भृंग तुपकरी शामिल किए जाते, न इस तरह के बहुत सारे सतीश खन्ना जी, सतीश भटनागर जी उसका बड़ा अहम रोल रहे। मेरी उनसे एक छोटी मुलाकात रही है। तो ये जो इस तरह के काम होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, राजेंद्र शर्मा जी लिख रहे हैं कि ये दोनों ग्रंथ, इन दोनों ग्रंथों पर थोड़ा प्रकाश डालें, गनी साहब कह रहे हैं, और राजेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि दोनों ग्रंथ जीवन दर्शन है। निश्चित रूप से दोनों ग्रंथ जीवन दर्शन है, लेकिन आपको मुक्त करते हैं, वो आपको सोचने के लिए बुलाते हैं, आपको पारायण करने के लिए नहीं बुलाते। वो ये नहीं कहते कि मुझे पढ़ो और कुछ समझो नहीं। रामचरितमानस भी केवल गायन का काव्य नहीं है, जो नॉर्थ इंडिया में केवल सुंदरकांड पढ़ लिया जाता है मंगलवार को, या बच्चा होने पर, या नौकरी लगने पर, या पिता के प्रमोशन पर उसका एक साप्ताहिक वाचन या 3 दिन का पाठ होता है। वो करते रहें, लेकिन उसको अलग से ग्रंथ के रूप में भी पढ़ें। कितना बजा बिटिया? 1:10। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बोल चुका हूँ। मैं वाणी प्रकाशन और अरुण माहेश्वरी भाई और उसका बिटिया का, अदिति का बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस पर बोलने के लिए बुलाया। लंबा हो गया है। साहित्य के उद्देश्य, साहित्य से उम्मीद और साहित्य से जो आकांक्षा है, वो मैं जितना इस पर बोल पाया, जो मेरी समझ थी उसको मैंने बोला।
साहित्य आपको प्रेरित करे और साहित्य आप में मनुष्य बनने की समझ अगर विकसित कर पाए, बंधुत्व की भावना अगर वो विकसित कर पाए, मनुष्य को मनुष्य समझने की दृष्टि अगर वो विकसित कर पाए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि चंडीदास ने कहा है, सुनहु मानुष भाई सबार ऊपर मानुष सत्य तहार ऊपर नहीं। वेदों ने भी यही कहा है, नए मनुष्यात किंचित श्रेष्ठतर। संस्कृत में बहुत सारी ऐसी युक्तियाँ मिलेंगी जिसमें इस तरह की बातें कही गई हैं। अनिल भाई का एक सवाल है, इसको पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ। आप इलाहाबाद में काफ़ी दिनों तक रहे हैं, साहित्य वातावरण में आपने को विकसित किया, आप इलाहाबाद पर लिखते भी रहते हैं, लोगों से जुड़े भी हैं। आप इलाहाबाद के वर्तमान साहित्यिक वातावरण में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? सर, वो गंभीरता नहीं रही, वे लोग नहीं रहे जो साहित्य को ओढ़ते बिछाते थे। साहित्य को विभागों तक भी अब तो सीमित नहीं है। मेरे बहुत सारे मित्र वहाँ पर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी कोई उम्मीदवार स्थिति दिखती है, कोई उम्मीदवार स्थिति नहीं है। तो मैं कुछ बहुत देर बोल चुका हूँ, मैं 1 घंटे 10 मिनट बोल चुका हूँ, शायद ये बहुत अधिक हो गया है। ये वीडियो आप लोग बाद में भी देखिएगा, और इसमें अगर कुछ काम का लगे तो ठीक है, काम का नहीं लगे तो भी मुझे माफ़ करिएगा। और सागर जी की किताब का नाम है और इंसान मर गया। ये प्रिंट में तो नहीं है, लेकिन शायद और माध्यमों में उपलब्ध है। अगर संभव हुआ तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, मेरे पास है। तो मैं विदा लेता हूँ अदिति जी और अरुण भाई और वाणी प्रकाशन। मित्रों, आप सबको नमस्कार। इस कोरोना पीरियड में जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे सुरक्षित रहें। फिर बात होगी। धन्यवाद। कविता नहीं सुना पा रहा हूँ इंद्रेश दुर्मुख जी, कभी आगे नहीं बंधु, बहुत ज़्यादा हो गया है। यह एक छोटी सी कविता चलते चलते सुना दे रहा हूँ। पूनम जी धन्यवाद। जिन लोगों ने सवाल किया उनका भी आभार, जिन्होंने नहीं सवाल किया उनका भी आभार। और एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। आवाज़। बड़ी अजीब बात है, जहाँ कुछ नहीं होता मैं वहीं सब कुछ पाना चाहता हूँ। बड़ी अजीब बात है, जहाँ कुछ नहीं होता मैं वहीं सब कुछ पाना चाहता हूँ। वहीं पाना चाहता हूँ अपने सवालों का जवाब, जहाँ लोग वर्षों से चुप हैं। चुप हैं कि उनको बोलने नहीं दिया गया, चुप हैं कि क्या होता है बोलकर, चुप हैं कि चुप्पी वादी है। मैं उन्हीं आवाज़ों में चाहता हूँ अपना नाम, जिनमें नहीं रखता मायने नामों का होना न होना। मैं उन्हीं आँखों में देखना चाहता हूँ खुद को, जिसमें कोई भी आकृति नहीं उभरती देर तक। मैं उन्हीं का साथ चाहता हूँ जो भूल जाते हैं मिलने के ठीक बाद कि कभी मिले थे किसी से। अजीब बात है, जहाँ कुछ नहीं होता मैं वहीं सब कुछ पाना चाहता हूँ। अंत में एक बहुत छोटी सी कविता, 5-7 पंक्तियों की। तमाशा। तमाशा हो रहा है और हम ताली बजा रहे हैं। तमाशा हो रहा है और हम ताली बजा रहे हैं। मदारी पैसे से पैसा बना रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। मदारी सांप को दूध पिला रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। मदारी हमारा लिंग बदल रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। अपने जमूरे का गला काट कर मदारी कह रहा है, अपने जमूरे का गला काट कर मदारी कह रहा है, ताली बजाओ जोर से, और हम ताली बजा रहे हैं। थैंक यू बंधुओं, थैंक यू अनिल भाई और सविता तिवारी जी और आभा जी और पूनम जी, सबका आभार। धन्यवाद वाणी, धन्यवाद अदिति, नमस्ते।